हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह फोर्थ यूनिट का लास्ट पार्ट है। यानी ये जो यूनिट आपको मैं अभी बता रहा हूँ, ये यूनिट बात करते हैं फोर। यूनिट फोर का आज लास्ट पार्ट है। इसी के साथ आपको जो नेक्स्ट क्लास मिलेगी यहाँ पर, वो नेक्स्ट क्लास होगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। यानी टेस्ट सॉल्यूशन होगा यूनिट फोर को लेकर। तो बढ़ते हैं अपने पार्ट टू की ओर। और पार्ट टू में आज हम देखने वाले हैं गुप्त काल के बाद की अर्थव्यवस्था के। और यहाँ पर हम जो आपको बताने वाले वो एग्जाम में सीधा आने वाला है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टाइम में आप इसको समझ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि दोबारा वेट करें, वेट करने की जरूरत नहीं है। ये तुरंत याद करना, क्योंकि अब समय कम है। तो देखिए, जो कल हमने पढ़ा था उसके आगे है कि गुप्त काल के बाद जो शासन व्यवस्था थी उसकी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यापार वाणिज्य हमने पढ़ा है, उद्योग पढ़े हैं। अब इसके बाद देखते हैं व्यापारिक मार्ग, क्योंकि अर्थव्यवस्था के व्यापारिक मार्ग का भी बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता है। तो पूर्व मध्य काल में स्थल तथा जल, स्थल तथा जल, क्योंकि उस समय वायु की तो जरूरत ही नहीं होती, वो था ही नहीं। है तो अभी टेक्नोलॉजी है, इसलिए हम हवा में यानी वायुयान के जरिए व्यापार का बढ़ावा देते हैं। लेकिन उस समय स्थल और जल व्यापारिक मार्ग विकसित स्वरूप की जानकारी हमें देते हैं। और जैसे कि समराइकसा, कुवलयमाला और कथा सरित सागर के विवरण से पता चलता है कि व्यापारियों की एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए मार्ग थे। यानी ये सोर्स है, ये एक लिंक है, सोर्स है, जिसको हम कहते हैं अभिलेख, जिसके जरिए हमें जानकारी मिलती है कि व्यापारी है वो अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। आगे बात करें, अल बरूनी ने 15 मार्गों का उल्लेख किया जिसके जरिए व्यापार होता था। उसके अनुसार एक स्थल मार्ग कौज से प्रयाग होकर दक्षिण के भूभाग में काजीपट्टनम तक जाता था। दूसरा मार्ग कौज से वो गंगा के मुहाने से जोड़ता था। नोट कर लीजिएगा, जो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक एक इम्पोर्टेंट चीजें। आगे देखिए, इस मार्ग पर प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र बनारस था। और बनारस तो आप जानते हैं, कौज से पूर्व में क्षेत्र को जोड़ने वाला एक व्यापारिक पथ का अस्तित्व था। इसके इसका प्रयोग व्यापारी कामरूप, नेपाल, तिब्बत तक व्यापार करने के लिए करते थे। आगे बात करते हैं कि स्थल, एक अन्य स्थल मार्ग कौज से बनवासी तक अस्तित्व में था। यानी व्यापार है वो अलग अलग होता था। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करें तो गुजरात कौज भी एक व्यापार पथ से द्वारा आपस में जुड़े होते थे जुड़े होते थे जुड़े होते थे। ठीक है, और मथुरा से धार तक, वहां से उज्जैन तक एक अन्य व्यापारी मार्ग का भी अस्तित्व यहाँ पर मिलता है। इस समय ये ज्ञात होता है कि मथुरा से धार तक विकसित व्यापार पथ का अस्तित्व था। यानी देखो, आप सभी को बताएं कि हम यहाँ पर यह बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि बिना व्यापारी मार्ग के व्यापार कैसे होगा। तो उस समय कौन कौन से व्यापारिक मार्ग थे? जैसे आज कहते हैं ना, दिल्ली से जयपुर हाईवे है, दिल्ली से कोटा हाईवे है जहाँ व्यापार होता है, फास्ट एक्सेस हाईवे है तो व्यापार होता था। इसी तरह मैं यहाँ पर बात करूँ कौन कौन से हाईवे थे यहाँ पर। आगे देखें तो फिर दूसरा है धार से मधुगिरी और पश्चिम से तान तक व्यापार पथ के अस्तित्व की जानकारी मिलती है। सोमनाथ से काठियावाड़ होकर एक मार्ग बजान को व्यापार के लिए उपलब्ध था। और इस समय एक अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था अहिल पाटन, पश्चिम समुद्र तट पर स्थित तान से स्थल व्यापार मार्ग व्यवस्था द्वारा प्रयुक्त होता था। अब आगे देखें तो कराची से सिंधु नदी के मुहाने तक तो बठिंडा होकर एक मार्ग बजान जाता था। और कश्मीर से कौज, पानीपत, अटक, काबुल, गजल भी स्थल व्यापारिक मार्ग जुड़े हुए थे। अल्दक मुसैन नामक एक अरब यात्री बगदाद से स्थल मार्ग द्वारा तुर्किस्तान होकर चीन गया था। तो इसका मतलब ये अलग अलग व्यापार के जरिए, मतलब अलग जगह व्यापार होता था, इसके लिए भी अलग अलग मार्ग हुआ करते थे, उनसे व्यापार होता था। आगे देखें, वापसी यात्रा में उस व्यापारी ने काबुल से कश्मीर की यात्रा की थी। मध्य पूर्व युगीन व्यापारिक पथों में शब्दानुशासन में हेमचंद्र ने अनेक व्यापारिक मार्गों के बारे में उल्लेख किया है। तो पूर्व मध्यकालीन आंतरिक जल व्यापारिक मार्ग विभिन्न नदियों में अस्तित्व में थे, जिनमें नावों में व्यापारिक नदियों में अस्तित्व में थे, जिनके नावों में व्यापारिक वस्तुएं लेकर व्यापारी विभिन्न व्यापारिक केंद्रों पर जाकर क्रय विक्रय करते थे। तो सामुद्रिक व्यापारिक मार्गों को भी इस समय विकसित स्वरूप ज्ञान होता है। समराइकशा के विवरण से ज्ञात होता है कि बंगाल की खाड़ी और चीन में स्वर्ण भूमि होते हुए देवपुर तक व्यापार मार्ग अस्तित्व में था। और आगे बात करते हैं तो वसुभूति की समुद्र यात्रा में उल्लेख है कि ताम्रलिपि से स्वर्ण भूमि जहाज 2 महीने में पहुंचते थे। और सिंहली यानी श्रीलंका से प्राप्त 8वीं सदी के एक लेख से ज्ञात होता है कि
भारतीय व्यापारिक जहाजों द्वारा व्यापार करते थे। तो ये जानकारी प्यारे विद्यार्थियों में बताते हैं कि उस समय व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे। आपके एग्जाम में आ सकता है कि भाई पुर्तगाल के बाद कौन से प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे जहाँ व्यापार होता था। आगे देखें तो 8वीं 9वीं शताब्दी में अरबों का प्रभाव सिंध, गुजरात और कोंकण के समुद्र तक स्थित था। अल मसूदी ने उल्लेख किया है कि भारत के जहाज बिसरा, सिरप, ओमान, जावा, संपा से होकर कैंटन तक पहुंचते थे, यानी जहाज अलग अलग जाते थे। अरबों के अनुसार भारतीय समुद्र तट मकरान की राजधानी तीज से प्रारंभ होकर दक्षिण पूर्व में देवल को जाता था। और हुजूर आलम से ज्ञात होता है कि ये सब साक्ष्य जो हम बताते हैं व्यापारिक मार्ग के बारे में, कामरूप, मालाबार, खंबात से अरब क्षेत्र में व्यापार वस्तुएं जल मार्गों से जाती थी। और अरब भौगोलिक विवरणों से भी ज्ञात होता है कि भारतीय व्यापारियों की फारस की खाड़ी यात्राएं होती, यानी व्यापारी फारस की खाड़ियों तक यात्रा करते थे। आगे बात करते हैं श्रेणी व्यवस्था क्या थी, और ये प्रश्न आ सकता है। श्रेणी यानी ग्रिड सिस्टम जिसको कहते हैं कि प्राचीन काल में उद्योग और व्यापार समुद्रों में संगठित थे। व्यापार मतलब समूह में, ग्रुप में, यानी पहले के समय उद्योग हो या व्यापार वो ग्रुप में हुआ करते थे। और उन ग्रुपों को यानी व्यापारियों का जो ग्रुप होता था ना, उस ग्रुप को यहाँ पर श्रेणी बोला गया है। समझ में आ गया। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको जो समझाने वाला हूँ कि श्रेणी, निगम, पुग, संघ, व्रात इत्यादि नामों से पुकारा जाता था। भारत के आर्थिक उत्थान और समृद्धि इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसका कार्य केवल आर्थिक व्यापार तक सीमित नहीं था, ये सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य भी करती थी। इस प्रकार भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। श्रेणियों तक एक ही व्यवसाय करने वाले लोगों के संगठन होते थे। स्मृतियों के अनुसार, यानी स्मृतियाँ जो यादों में रहते हैं और साक्ष्यों में उपलब्ध होते हैं, तो स्मृतियों के अनुसार अनेक स्थानों से भी लोग हो सकते थे कि बस एक व्यवसाय करने वाले हो, किंतु सामान्यतः एक स्थान पर रहने वाले तथा एक ही व्यवसाय करने वाले लोग भी रहते थे। तो ध्यान रखना कि ग्रुप में जो लोग रहते थे, ग्रुप में व्यापार करते थे, उन्हें श्रेणी सिस्टम कहा जाता था। तो पूर्व मध्य काल में श्रेणियों के कमजोर होने के संदर्भ में भी उल्लेख मिलते हैं कि श्रेणियां कुछ समय बाद कमजोर होगी थी। क्यों? क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था के अत्यधिक विकास के कारण श्रेणियों के स्थिर होने तथा स्थायी संस्था बनने में प्रोत्साहन नहीं मिला। तो ये ग्रुप जो था व्यापारियों का वो धीरे धीरे बिखरने लगा। आगे देखें तो श्रेणी जैसे संगठन जातियों में परिणित हो गए। उनका उद्देश्य गौण हो गया। जो धन पूर्व में प्रजाजन श्रेणियों में जमा करवाते थे, वे अब मंदिरों में जमा करवाने लगे। व्रत संघ के संगठनों में गिरावट के कारण सदस्यों में आपसी विवाद राज्यों के द्वारा हल होने लगे। पूर्व मध्यकालीन ऐतिहासिक और अभिलेख प्रमाणों में व्रत संघों का उल्लेख प्राप्त होता है। और याज्ञवल्क्य स्मृति की मित्राक्षरा टीका के अनुसार वर्णिकों और शिल्पकारों के संघ कार्यरत से जो किसी एक वस्तु का विक्रय करते थे, क्रय विक्रय। और मनुस्मृति की 10वीं शती के एक टीकाकार ने शिल्पियों, व्यापारियों, साहूकारों और सारथियों के संघों का भी उल्लेख किया है जो ग्रुप में व्यापार करते थे उस समय। आगे देखें तो अलबरूनी ने बहेलियों, श्रमकारों, टोकरी और ढाल बनाने वालों के संदर्भ दिए और लिखा है कि उनका अपना व्रत संघ था। व्रत संघ यानी एक ग्रुप जो पूरा व्यापार करता, एक ग्रुप जो पूरा व्यापार करता है। ठीक है, आगे देखिए 10वीं शताब्दी के कामाभिलेख में काम्यक में रहने वाले कुंभकार, मालाबार तथा शिल्पकारों की पृथक पृथक श्रेणियां का उल्लेख है। और गोविंद चंद्र गढ़वाल के अभिलेख में भी पान उगाने वाले गांवों का उल्लेख मिलता है, यानी ग्रुपिंग जो व्यापार करते थे अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग गांव में रहते थे, उनके बारे में। आगे बात करें कलसुरी सौरदेव के अभिलेख से ज्ञात होता है कि विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोगों की बस्तियां नगर के विभिन्न भागों में स्थित थी। आगे इसमें बात करें तो देखिए पेहवा, करितलाई, देवपारा आदि स्थानों से प्राप्त अभिलेखों से मध्ययुगीन व्रत संघों के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। और स्मृति चंद्रिका में भी समूह के मुखिया के महत्व का भी प्रकाश डाला गया है। प्यारे विद्यार्थियों, यह बिल्कुल आप क्लास को नोट करते जाइएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। उस समय एक ऐसा नियम, कोई ऐसा नियम नहीं था जिसके अनुसार व्यापारी समूह के प्रधान के उत्कर्ण होने वाले समूह के सदस्य निष्कासित कर ले, यानी मस्ती करना या उद्गण मसाना और बाहर निकल जाना, ऐसा कुछ नहीं था। वस्तुतः स्वेच्छाचारी आचरण पर प्रतिबंध लगाना असंभव था, यानी सभी स्वतंत्र व्यापार करते थे ग्रुप में, किसी के ऊपर कोई कठोर प्रतिबंध नहीं था और मतलब नियंत्रण नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में राजा हस्तक्षेप करता था, राजा थोड़ा कंट्रोल करता था। वह मुखिया पर अर्थदंड भी लगा सकता था, क्योंकि देखो व्यापारियों का एक समूह होता है, तो समूह का एक ग्रुप होता है, एक व्यापारी ग्रुप हुआ, उस ग्रुप का लीडर होता है, और लीडर है ना वो उसके नियंत्रण में पूरा एक ग्रुप काम करता है। जैसे होती है ना व्यापार की टोली एक जगह से दूसरी जगह जाकर व्यापार करती है, तो उसी के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो उसके ऊपर नियंत्रण है वो राजा के द्वारा किया जाता था, और अगर वो मुखिया सही काम नहीं करता था उसकी संपत्ति भी छीनी जाती थी। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक भवन होता था जहाँ सभी सदस्य एकत्रित होकर व्यापार संबंधी विचार विमर्श करते थे।
और लेख पद्धति से ज्ञात होता है कि गुजरात के चालुक्यों के राज्य में श्रेणियों की देखरेख के लिए पृथक विभाग भी था। इन श्रेणियों के मुखिया होता था, जिसमें शिलालेख में महत्व या महार कहा गया। प्रतिहारों के समय के ग्वालियर अभिलेखों में तेलियों का और मालियों के मुखिया का उल्लेख है। वणिकों की श्रेणी के मुखिया को श्रेष्ठी कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रेणियों के मुख्य इन श्रेणियों के कार्यचित्रक थे, जो अपनी श्रेणी के सदस्यों का समय समय पर मार्गदर्शन करते थे। यानी जो व्यापार करने वाले ग्रुपों को श्रेणी के अंतर्गत माना गया है। तो उत्तर भारत की भांति दक्षिण भारत में भी हमें व्यापारी और शिल्पियों की वृत्त संघ व्यवस्था का संबंध में उल्लेख प्राप्त 8वीं सदी के दक्षिणी भारत में तांबे और कांसे का काम करने वाली श्रेणियों की भी जानकारी प्राप्त होती है। चालुक्य नरेश कृष्णद्वैपायन के मूलगुढ़ अभिलेख में श्रेणियों के 4 अध्यक्षों और 30 गायों के दान का भी उल्लेख मिलता है। और 1110 में एक शिलालेख में अनेक श्रेणियों के द्वारा संयुक्त रूप में दान देने की प्रथा की गई है। अब अंतिम समय पे आगे हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि इस समय चालुक्यों ने 12वीं सदी में नीलमुड़ी अभिलेख में 505 व्यापारियों के निगम द्वारा धार्मिक कार्य हेतु सम्मिलित रूप में दान देने का उल्लेख किया गया, मतलब श्रेणी प्रथा थी। और इसी सदी में ऐहोल अभिलेख में 500 व्यापारियों के एक संघ का उल्लेख भी आता है। आगे बात करते हैं गुप्त काल के बाद जो व्यापार होता था उसमें माप और तोल कैसे होता था। तो देखिए, पूर्व मध्यकाल में माप और तोल के बारे में हमें जानकारी अभिलेख तथा साहित्य स्रोतों से उपलब्ध होती है। भूमि मापने के लिए हलवा और निवर्तन का उल्लेख मिलता है। एक हलवा में उतनी भूमि मापी जाती थी जो एक दिन में हल द्वारा जोती जा सके। निवर्तन के बारे में विद्वानों में भी मतभेद है। आगे देखें, आगे यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि प्रणात के अनुसार निवर्तन 1 एकड़ के बराबर होता था और डीसी सरकार ने उन 3 एकड़ के बराबर मानते थे। डीसी सरकार जो विद्वान है उन्होंने कहा श्रीधर के गणित के अनुसार हलवा 4,83,840 यव या 1/3 क्रॉस के बराबर होता था। भूमि को दंड से मापा जाता था और जिसे पर्व कहते थे, वेरी इंपॉर्टेंट। और मध्यकाल में वस्तुओं के लिए अलग अलग माप तोल की व्यवस्था थी। भारत का प्रयोग नारियल, अंत, रुई, शक्कर, गुड़ और मंजिल के लिए होता था, यानी अलग अलग माप तोल होते थे। आगे बात करें तो घटक कुंभी के मक्खन और तेल, मुंतक और माणक के नमक, पुलक से फूल, कण और फलक से तेल, घी और मुंबुक से शराब, मणि से अनाज को तोला जाता था। मतलब यहाँ पर किससे क्या तोलने की व्यवस्था है वो बताई गई है। देखो, मुतक, हारक, वाप, मुष्टिक से अनाज को तोला जाता था और शेई और द्रोणाकारी भी अन्न तोलने के बाट होते थे। अभिलेखों के आधार पर DDR भंडारकर ने ताप तोल का वर्गीकरण इस प्रकार किया। तोल का वर्गीकरण यहाँ पर देख लीजिए। आपको पता ना, पहले के समय मण कहा जाता है, एक मण, एक हेई बोला जाता ना, तो एक मण। अब यहाँ पर समझिए, 4 पाइल एक पाइली कहलाती थी और 5 पाइली 4 मण के बराबर। और 4, देखो यहाँ पर थोड़ा समझना कि 4 पाइल एक पाइली के बराबर और 5 पाइली 4 मण, और 4 मण यानी एक सेई। और एक हेई जो होती थी ना, मतलब 2 हेई बोलते, सेई बोलते, वो एक मण कहा जाता था। ये आपके जो बुजुर्ग है ना, जो आपके घर पे है, उनको ये पता होगा। मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ ना, आप अपने परिवार के सदस्यों को पूछे कि सर बता रहे वो क्या है, तो वो आपको बता देंगे कि भाई एक पाइल होता था। अभी 4 पाइल को एक पाइली बनती थी और 5 पाइली से 4 मण होते थे और 4 मणों से एक सेई बनती थी और 2 सेई से एक मण बनता था। ठीक है, आगे देखिए, मण और मणा अलग, ध्यान रखना। ये तोल प्रणाली मालवा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में प्रचलित थी। अब बात करते हैं लास्ट एंड द थिंग, सार्थवा क्या है। तो सुरक्षा के लिए समूह बनाकर व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को यात्रा करते थे। ऐसे समूह को सार्थवा कहते थे, यानी ग्रुप में एक जगह से व्यापार करते थे तो उनकी सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था होती थी उसे सार्थवा कहते थे। तिलक मंजरी, भक्तिस्तवा और त्रिशिष्टि क्लाव सूत्र में इसका वर्णन किया गया है कि वणिक मिलाकर सब प्रकार की तैयार करके व्यापार के लिए रवाना होते थे। अब मुद्रा प्रणाली को देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट थिंग है कि सामान्यतः यह माना जाता था कि पूर्व मध्य काल में सिक्कों का प्रयोग कम हो गया था, क्योंकि इस काल में बहुत कम ही सिक्के पाए गए थे। फिर भी इतना कहना पर्याप्त है कि विभिन्न राजवंशों के अपने अपने सिक्के जारी हुए थे। ऐसे में सिक्के उत्तर भारत में गुर्जर, प्रतिहार, गढ़वाल, चंडेल, कलसरी, परमार, तोमर, पोल, सोलंकी, चौहान, पाल, सोलंकी, चौहान आदि तथा दक्षिण भारत के यादव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, कदम, होयसल, दक्षिणी कलसुरी आदि राजवंशों ने विभिन्न शासकों के द्वारा सोने, चांदी व तांबे के निर्गमित सिक्के हैं वो चलाए थे। अब विभिन्न क्षेत्रों में ये सिक्के विभिन्न नामों के साथ जाने जाते थे, जैसे काकड़ी, पर्ण, सुवर्ण, द्रम, यज्ञदान, गदयान, कलजू, मंजी, कशु, अवकम, लोह, तिक, वर्डिक, सोडविक आदि नाम के सिक्के, मतलब इन सिक्कों के नाम यहाँ पर जो है वो बताए मैंने। ठीक है, अब आगे देखें। कौड़िया भी विनिमय माध्यम के लिए प्रस्तुत होती। कौड़ी यानी सबसे उस समय सबसे रुपए का, मतलब कीमत का सबसे छोटा वैल्यू जो होता है ना, उसको होती कौड़ी। कहता ना, तेरे तो चीज ये कौड़ियों के भाव ही नहीं बिकेगी,
ये क्या कौड़ियों के दाम बेच रहे होगा, मतलब बहुत लो कैटेगरी का जो विनिमय होता है। इस काल में द्रम एक प्रमुख लोकप्रिय मुद्रा हुआ करती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में सपने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, वरना पछताओगे फिर कहा कि सर ये द्रुम क्या होता है, कौड़ियाँ क्या होती हैं, और फिर लग जाओगे तो याद कर लेना। तो ऐसे द्रम्य प्रतिहारों आदिव्रा मीरभोज सुहानों के विग्रहपाल और अजयपाल सोलंकियों के भीम द्वितीय और विशल देव आदि शासकों के द्वारा जारी किए गए द्रम विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं। इन द्रमों का प्रयोग यथा द्रमात, द्रम त्रिभाग, पाद आदि छोटे सिक्कों में प्रचलन था, यानी इसके भी छोटे सिक्के बनते थे। आगे देखिए, निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि पूर्व मध्यकाल भारत में मध्य महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। एक महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन जिसमें जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया वो था भूमिदार। उससे उत्पन्न सामंतीय व्यवस्था का विस्तृत रूप अपनाया गया और जिससे व्यापार में परिवर्तन हुआ। भूमि की असमान वितरण और सैनिक शक्ति में अनेक सामंतीय उपादान का सृजन हुआ जो पारिवारिक वर्ण नियमों को बेहते हुए जन जीवन में व्याप्त होने लगा। और इस युग में सर्वाधिक विस्मयकारी परिवर्तन जातियों का प्रगुणन था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूतों, शूद्रों को भी प्रभावित किया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को फोर्थ यूनिट मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है। अब ध्यान रखना, फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो गया। फोर्थ यूनिट कंप्लीट होने के बाद अब आपको 4 यूनिट से जुड़ा एक टेस्ट आएगा, लाइव टेस्ट। जो फोर्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट प्रश्न है उससे जुड़ा एक टेस्ट आएगा, तो तैयार रहिएगा और इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। अब आपको मैराथन क्लास की भी मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ इसके जस्ट बाद। तो नोट एंड लाइक शेयर दिस, लव यू सो मच, थैंक यू डियर।